बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। दुआओं में अपनी याद रखिएगा। आप लोगों से गुजारिश है, हमेशा आप लोगों से स्पेशली ये रिक्वेस्ट भी मैं करती हूँ। आज के शो में खबरें भी होंगी, सेगमेंट्स भी होंगे और आज के मेहमान भी हमें आज के शो में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं हमेशा की तरह आज की अच्छी बात से। आज की अच्छी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे तो इसलिए मबूस किया गया ताकि मैं मकारिम अखलाक को पूरा करूं। ये मकारिम अखलाक क्या हैं? दूसरे मुसलमान भाई के साथ हंस कर बात कर लेना, उसकी तकलीफ़ वाली कहानी को सुनकर उसे दिलासा देना, उसकी परेशानी को सुनकर उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसके साथ चल पड़ना, उसका साथ देना, मज़लूम का साथ देना, हक़ का साथ देना, झूठ ना बोलना, गीबत ना करना, चुगली ना करना, लोगों के हकूक़ गज़ब ना करना, ये सारे के सारे मकारिम अखलाक में आता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पूरी सीरत पाक को देख लीजिए, मकारिम अखलाक से ममलू है, भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के दुखियारी लोगों की बेइंतहा मदद की, उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े हुए, उनकी परेशानियों में उनके बाजू बने। जो कोई आपके पास अपनी मुसीबत को लेकर आया, आपने उसकी मुसीबत को रफ़ा करने के लिए, दूर करने के लिए उसके साथ चलने पर अपने आप को हमेशा रज़ामंद फरमाया। उसके साथ चलने को आपने हमेशा अपने आप को रज़ामंद रखा। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो आपके मकारिम अखलाक में से किस किस का ज़िक्र करें, किस किस को बयान करें? आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से कभी किसी ने झूठ नहीं सुना, गीबत नहीं सुनी, किसी की चुगली नहीं सुनी। आपने हमेशा बात की तो सच की बात की, और सच अगरचे तल्ख़ होता है लेकिन इंसान को हर किस्म के मामलात में निजात भी देता है और उसे बुलंद रखता है। तो हम लोगों को अल्लाह ताला सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। ये आज की अच्छी बात थी जो कि आपके साथ हमने शेयर की है। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की बिगड़ती सूरत हाल की। अब ये बिगड़ है, शदीद हो रहा है, गुस्सा दिखा रहा है सूरज, क्या कहना चाहिए समझ नहीं आ रहा। लेकिन चूँकि ये गर्मी के महीने हैं और जैसे जैसे हम आगे जून जुलाई में जाएंगे, अगस्त तक ऐसे ही तकरीबन मौसम रहता है, शिद्दत बढ़ती चली जाएगी गर्मी की। अभी अगर टेम्परेचर देखें तो शहर का टेम्परेचर दिन के आगाज़ में कुछ बेहतर होता है, लेकिन जैसे जैसे 3 से 4, 2, 3 का टाइम आता है, शदीद गर्मी शहर में हो जाती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आज के मौसम की सूरत हाल क्या होगी, जान लेते हैं टुडेज़ वेदर। मायदा की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद है, हमें मौसम के बारे में बताएंगी। मायदा बताइए, इस वक्त मौसम कैसा है और दिन भर मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा? शहर के मौसम की अगर बात करें तो शदीद गर्मी की लपेट में हमारा शहर है। इस टाइम महकमा मौसमियात की जानिब से सुबह के औकात में ही जो है खासी गर्मी महसूस की जा रही है और उसी के साथ साथ 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आज जो है 44 तक टेम्परेचर जाने के अमकानात जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो है वो हमारा शहर हीट वेव की लपेट में भी है, जिसके बायस शहरियों को भी खासी मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात की जानिब से एक और प्रेडिक्शन जो है वो आज जाहिर की गई है कि इतवार की रोज़ जो है वो सबसे गर्म दिन जो है शहर का देखने में नज़र आएगा। उस दिन 47 तक टेम्परेचर जो है वो शहर में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके बायस शहरियों को शदीद और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि गर्मी जो है इसी तरह से 15 मई तक बरकरार रहेगी। 44 से लेकर 43, 44 इसी तरह टेम्परेचर जो है वो शहर में बरकरार रहेगा, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा रोज़ देखने में नज़र आएगा। शहरियों को हमारी माहिरीन की जानिब से भी कुछ एहतियाती तदाबीर जारी की जा रही हैं और रोज़ की बुनियाद पर हमारे शहरी जो है
वो इस पर अमल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को यही एहतियाती तदाबीर बार बार जारी की जा रही हैं कि जब प्लीज़ घर से बाहर निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें, मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसी के साथ गीले कपड़े का इस्तेमाल अपने पास ख़ास तौर पर लाजमी रखें और सन ग्लासेस का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी बनाएं। माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि बाहर निकलते वक्त जो है वो एहतियात करें, अगर ज़रूरी नहीं है तो घरों में ही बैठें, वरना अगर ज़रूरी है तो बाहर निकलते वक्त अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो कवर करके निकलें। बारिशों की अगर बात करें तो आइंदा 24 घंटे में बारिशों के ताहाल कोई अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए और ना ही आइंदा 24 घंटों में कोई अमकानात ज़ाहिर किए गए, जिसके बायस गर्मी इसी तरह हमारे शहर को जो है वो लपेट में लिए रखेगी। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मायदा। लेकिन मायदा ने बता दी है जी, इतवार को जो है वो गर्म तरीन दिन होगा, 47 तक टेम्परेचर जाने का इम्कान है। और ये 1-2 दिन जो है फ्राइडे सैटरडे मौसम गर्म रहेगा, लेकिन 47 तक टेम्परेचर नहीं जाएगा, 45-44 तक प्रेडिक्शन की जा रही है। तो आगे चल के आज हमने गर्मी की शिद्दत के हवाले से ही बातचीत करनी है, कुछ आपको गाइड भी करेंगे, महफूज आपने किस तरह से रहने ये भी बताएंगे। फिलहाल जी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। बुजदार दौर की एक और नाअहली सामने आ गई है, मतलूबा खरीदारी ना होने से अद्वियात के बहरान का खदशा। सत्तर मरीजों के लिए सिर्फ 2 नर्सेज, अस्पतालों में स्टाफ का बहरान शदीद हो गया। मेट्रो के खराब स्टेशन बहाल, एक्सीलेटर फौरी मरम्मत करने की हिदायत। ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफा, गोश्त की सरकारी कीमत 385 रुपये मुकर्रर। जी तो खबरें आप जान चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद है, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों से नवाजता है। कि एक फार्मूला है, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आप पे अपनी नेमतों की बरसात करे, शुक्र को अपनी आदत बना ले। अच्छा जी, बुजदार दौर की एक और नाअहली सामने आ गई, मतलूबा खरीदारी ना होने से अद्वियात के बहरान का खदशा। भट्ट साहब, ये दौर में भी, बुजदार साहब के दौर में भी ये चीज़ें मेंशन हो रही थी कि किस तरह से महकमा सेहत नज़रअंदाज हो रहा है, किस तरह से वहाँ पर बार बार चीज़ें नज़रअंदाज की जा रही हैं, अद्वियात की मद में है, मशीनरी की मद में है, तब कोई नहीं बोला। अब जितने मर्जी इंकशाफात हो जाएंगे, क्या होगा मुझे सिर्फ ये बताओ। देखिए, ये तो हर दौर में होता है, जब एक हुकूमत जाती है तो दूसरी हुकूमत आती है, तो वो फिर पिछली हुकूमत के कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। बजाय इसके कि आप उन मामलात को सुलझाएं, आप उनके अंदर से मुसलसल बस फिर कीड़े ही निकालते रहते हैं। अब ठीक है, उन्होंने किया, किसको नहीं मालूम कि उनके दौर के अंदर क्या क्या नहीं हुआ। अभी तो आप अगली खबर पे आएंगी, नर्सेज वाली खबर के ऊपर भी आएंगी। 4 अरब रुपए दिए गए अद्वियात के लिए, जिसमें से 2 अरब रुपए तो बकिया जात की अदायगी के लिए उन्होंने दे दिए। 2 अरब रुपए में से क्या वो खरीदते, बाकी 2 अरब में से किसी ने कुछ अपने लिए ले लिया होगा, किसी ने कुछ किसी को दे दिया होगा। तो अद्वियात, देखिए, प्रायोरिटी किसी भी हुकूमत की जो है वो हॉस्पिटल्स नहीं रहे। अगर प्रायोरिटी होती कल हमने भट्ट साहब खबर शेयर की थी कैंसर के मरीजों की अद्वियात नहीं मिल रही। एग्जैक्टली, अगर आपको याद होगा तो कैंसर के मरीज पिछली हुकूमत के दौर में भी एहतजाज करते रहे, बिल्कुल ठीक है ना। फिर इनके दौर में भी, फिर पीटीआई के दौर में भी एहतजाज उनका हुआ, फिर आपने उनको बिठा दिया, अब फिर वो बेचारे निकल के बाहर आ गए हैं। भाई तकलीफ है तो अगर एक किसी बंदे को तकलीफ होती है तो वो बाहर निकलता है ना, शौक से तो नहीं सड़क पे आ जाता। गर्मी के अंदर फिर स्पेशली कि आप बाहर आके एहतजाज करें। बहरहाल क्या अगर किसी भी हुकूमत की, मैं आपको वो पीटीआई सरकार हो या ये शरीफ सरकार हो, किसी भी हुकूमत के अंदर प्रायोरिटी उस तरीके से नहीं रही हॉस्पिटल्स। ये कह लें कि आप जमा तफरीक का फ़र्क रहा है कि बुजदार के दौर में अगर -2 था, लेकिन तो भट्ट साहब कल हमजा शहबाज शरीफ साहब ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि डेंगू टेस्ट 90 रुपए में ही होगा और सेहत सहूलियात दी जाएंगी, सर्वेलेंस मुहिम तेज की जाएगी। यहाँ पे तो कुछ बात की जा रही है। देखिए, आज तो मेरा बनता ना कि आज मैं इस हुकूमत को जो है वो निशाने पे थोड़ा सा रखूं। भाईजान, ये जो पैसे बता रहे हैं, कितने बता रहे हैं जी? 90 रुपये। 90 रुपये का तो ऑलरेडी जो डेंगू टेस्ट है वो तमाम लोगों ने लिख के लगाया हुआ है। ये भी है ना
कि अब केसेस अगर सामने आना शुरू हैं तो हमारे यहाँ ट्रेंड ये होता है कि नॉर्मली कीमत बढ़ा दी जाती है, टेस्टों की भी, अद्वियात की भी, जिस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अभी बुखार की दवा जिसका ज़्यादा इस्तेमाल हमने कोविड में देखा, अभी तक आप चले जाएं मेडिकल स्टोर्स पे नायाब है, पेनाडोल जल्दी मिल नहीं रही कहीं से। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये उन पे हाथ डालते हैं? नहीं, वहाँ पे तो 90 रुपए का टेस्ट नहीं है। ये तो 90 रुपए का टेस्ट आप दे रहे हैं। जो लेबॉर्ट्रीज हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो फिर हमारे जो कमर्शियल वाले हैं वो आके पकड़ लेंगे, वो तो ऑलरेडी जो है वो 90 रुपए का टेस्ट कर रहे हैं। मैंने खुद देखे हैं वहाँ पे। हालांकि पिछले दिनों जब डेंगू नहीं था तो मेरा 2-3 लैब के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ अम्मा के टेस्ट करवाने थे, तो आप यकीन करें कि उन्होंने लिख के लगाया हुआ था, उनका स्टिल वो नोटिस लगा हुआ था कि डेंगू का टेस्ट 90 रुपए में। पुराना कोई लिखा होगा वो अभी तक लगा हुआ था। या तो मजा तब आए ना कि आप बड़े हॉस्पिटल, जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे 90 रुपए का करवाएं, मजा फिर आएगा। लेकिन वहां पे ये नहीं जाएंगे सर, क्योंकि वहां पे जाते हुए हर हुकूमत के पांव जलते हैं। मैं उस वक्त मानूंगा हमजा साहब को कि जब मुझे पता लगेगा कि जनाब ज़फ़र अली रोड पर और केनाल के ऊपर और जो बाकी इस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जेल रोड के ऊपर, वहाँ पे 90 रुपए का डेंगू टेस्ट होगा, फिर बात बनेगी। आप ज़रूर करें, 90 रुपए का होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बल्कि 90 रुपए का भी नहीं होना चाहिए, आप फ्री देना, डेंगू टेस्ट फ्री देना। सेहत की सहूलत देना किसका फर्ज है? मेरा काम तो नहीं है। चलिए फ्री की तरफ ना आए, बट साहब 90 का भी हो जाए, इम्प्लीमेंट कराएं, अच्छी जगहों पे भी 90 का करा दे, ताकि लोगों को पता हो कि जी अगर वो कहीं पे भी जा रहे हैं तो रेट्स कम से कम एक जैसे हैं। जहां बुज़दार सरकार के हम नाअहली की बात करें, वहां पे हमें कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं कि शायद अब महकमा सेहत में कुछ बेहतरी आ जाए। सेहत कार्ड हमारा मनसूबा, सहूलियात में बेहतरी लाएंगे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान अजीज साहब ये कह रहे हैं, तो फिर हम बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं भट्ट साहब? मैं रख तो सकता हूँ उम्मीद, लेकिन मैं आपको सिर्फ राहत का वाक़या बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा। मैं वो चीज़ बयान करता हूँ कि जिससे मैं खुद गुजर रहा हूँ या जो मैंने खुद जाके देखी हूँ। मैं सुनी सुनाई बात पे नहीं। मैंने अपनी अम्मा का घुटना चेंज करवाना है। मैंने रात बहुत सीनियर प्रोफेसर है उनसे बात की कि मैंने करवाना है। उन्होंने कहा बट साहब किस तरह करवाएंगे? मैंने कहा जी कोशिश करें कि सेहत कार्ड के ऊपर हो जाए। आप बिलीव करें, वो सीनियर प्रोफेसर हैं, एक हॉस्पिटल के अंदर बैठते हैं। उन्होंने 2-3 जगहों पे मेरे सामने फ़ोन किए, टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर, उस सेहत कार्ड के ऊपर, टीचिंग कार्ड के अंदर जो है वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है। कि कौन सी सेहत कार्ड की आप बात कर रही हैं? मैं आपको ये रात की बात बता रहा हूँ। मैं कोई पिछले 2 हफ्ते पुराने या कोई 3 महीने पुराने, 6 महीने पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आपको रात की बात बता रहा हूँ। वो कहते जी कि वो सेहत कार्ड के ऊपर तो वो यूं यानी कि ना समझो। तो सर पहले तो ये वाजे करें ना कि सेहत कार्ड के ऊपर इलाज भी होगा कि नहीं होगा। वो ये ना हो कि वो जिस तरह साबका दौर के अंदर वो अमेरिका से आया भाई कह रहा है मैं सेहत कार्ड के ऊपर इलाज कराने गया तो मुझे वहाँ पे बेहतरीन सहूलत मिली। वो बरतानिया से आया, बरतानिया वाला भी यही कह रहा है सेहत कार्ड के ऊपर मुझे बड़ी बेहतरीन सहूलियात मिली। वो दुबई से आया, वो भी यही कह रहा है। तो सर पहले सेहत कार्ड का डिफाइन करें कि उसके ऊपर इलाज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। हॉस्पिटल्स जो पैनल के ऊपर हैं वो इसके ऊपर इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए ना, फिर उसके बाद अगली बात होनी चाहिए। बेवकूफ़ कोई भी ना बनाए। हम अच्छे की उम्मीद, आपने कहा मैं ख्वाजा बरादरान से अच्छे की उम्मीद रखता हूँ, उन्होंने पहले भी बहुत काम किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले लोगों को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि आप उनको सेहत की सहूलियात, बेहतरीन सहूलियात देना चाहते हैं। कंपैरेटिवली देखें अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर को और नून लीग के दौर को, तो कुछ सहूलियात बेहतर थी। कम से कम मुफ्त अद्वियात मिल रही थी, टेस्ट मुफ्त हो रहे थे। बट साहब हमने कैंसर के, हेपेटाइटिस के मरीजों की बात की, उनको उनकी अद्वियात मुफ्त मिल रही थी। नहीं, कोई दो राय नहीं। मैंने कहा कि प्लस माइनस का फर्क है। आप अगर देखें तो मुस्बत में ये लोग जाते हैं, लेकिन इतना भी मुस्बत नहीं है। हमें पहले आवाम को ये यकीन तो दिलाया जाए ना कि भाई सेहत की जो सहूलियात हैं वो उनको फराहम की जाएंगी, इस कार्ड के ऊपर दी जाएंगी। इस कार्ड के ऊपर जो, हालांकि ये प्रोजेक्ट इन्हीं का था जो हाईजैक किया पीटीआई की हुकूमत ने। तो आप देखिए टैक्स का पैसा किस लिए ले रहे हैं आप? जितना आवाम की जेब में से टैक्स का पैसा जा रहा है, इन हुक्मरानों की किसी भी जेब में से इतना पैसा नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से जो सेहत कार्ड की सहूलत है इसको सबसे पहले डिफाइन कर दिया जाए कि इस पे आप कौन कौन से ऑपरेशंस या फिर कौन कौन से आप ट्रीटमेंट इस पे करा सकते हैं, कौन कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब
पिछली हुकूमत ने तो बताया, लेकिन अब जब हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो इसको डिफाइन कर देना और बता देना कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा इलाज मुआवजे के पैनल पे आता है, मेरे ख्याल से लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दूर कर देना। हाँ। लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को पता हो, टाइम भी वेस्ट ना हो, परेशान भी लोग ना हो। अगली खबर की तरफ आना है, हमने फिलहाल ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कुछ अस्पतालों में दीगर सहूलियात की भी बात कर लेंगे और इसके साथ साथ मेट्रो ट्रैक के हालात क्या हैं उसकी भी बात करनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे पास दूसरी खबर क्या है जी, 70 मरीजों के लिए सिर्फ 2 नर्सेज हैं। अस्पतालों में स्टाफ का शदीद बहरान हो गया है। किसने ही बहरान पूरा करना है? मरीज अस्पतालों में अगर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से डॉक्टर्स से ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं कह रही, तो नर्सेज जो हैं वो मरीजों का ख्याल रखती हैं। व्हाट्सएप डॉक्टर्स तो अपनी ड्यूटी टाइम पे आते हैं, चेक करते हैं, रिकमेंडेशन एक पेपर पे सारे लिख के दे जाते हैं, उसके बाद नर्सेज हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी संभाली है। 70 मरीजों को 2 नर्सें कैसे देखेंगी? देख लें फिर। मैं तो कहता हूँ गोरे को लाके ना पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स का विजिट करवाया जाए, वो इसको मौजज़ा करार देगा कि आपका जितना नर्सिंग स्टाफ है और वो कितने पेशेंट्स को जो है। और बट फिर वो बेचारी अगर गुस्सा करती हैं ना और परेशान होती हैं, झाड़ पे ला देती है मरीजों को। मैंने एक्चुअली देखा है सरकारी अस्पतालों में नर्सेज का बिहेवियर इस तरह का होता है। फिर वो जो जिन पे एक्स्ट्रा भी नहीं, इसको ओवरलोडेड कहा जा सकता है, इतना बर्डन डाल दिया जाएगा, उन बेचारों का दिमाग तो खराब होना ही है। मुझे सिर्फ ये बता दें, लाजमी बात है। देखें, जब आप उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा और उनकी टाइमिंग से ज़्यादा उनसे काम लेंगे तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ना। फिर अब मुआवजा जो है वो मुआवजे की बात भी आप कर लें, मुआवजा भी फिर सरकारी हॉस्पिटल्स में उस तरीके से उनका नहीं होता। अच्छा, फिर प्रॉब्लम यह है कि देखो उन्होंने भी अपने घर का किचन चलाना है, वो भी हमारे माएँ बहनें बेटियां हैं जो ये काम कर रही हैं। वो फिर उन्होंने सेकंड जॉब जो है वो की होती है कि एक सरकारी हॉस्पिटल से वो निकली तो जाके किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वो जॉब कर रही हैं। रीज़न ये है कि उसने घर का किचन चलाना है। आप उसको सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इतनी सैलरी ही नहीं दे रहे कि जिसके अंदर उसके घर का किचन चल सके, तो वो क्या करेगी बेचारी? वो यही करेगी ना, सेकंड जॉब करेगी। जब वो थकी हुई घर जाएगी और अगले दिन फिर उसने सुबह आके टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करनी है, और फिर आगे से पेशेंट कोई ऐसे मिल जाएं कि जिनके अंदर सब्र का, बर्दाश्त का मादा ना हो, तो मुझे बताएं उनका एटीट्यूड नहीं बिगड़ेगा तो क्या होगा? मुझे तो ये हैरत होती है कि डॉक्टर साहिबा ने, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उनसे 2-3 मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि बेटा मैं ना ये सारा स्टाफ जो है ना हम डबल कर रहे हैं, और ये सारा स्टाफ जो है ना और ज़्यादा हो जाएगा। हम सारी कैपेसिटी नून लीग के दौर की जितनी वो थी ना सारी, उसको हम सारा ठीक कर रहे हैं और वो पूरा हो जाएगा। अब जाहिद साहब ने कल जब ये खबर दी, आप यकीन करें ठक करता मेरा ज़हन गया और मेरा दिल किया कि मैं डॉक्टर साहिबा को फ़ोन करूं और पूछूं, सर ये क्या है कि 2 नर्सेज 70 पेशेंट्स के लिए, आप मुझे बताएं 70% पेशेंट्स के लिए कहाँ पे है? आपने कौन सी भर्तियां की, कौन सा पैरामेडिकल? और अगर आप अस्पतालों में सुबह के टाइम रश देख लें, सरकारी अस्पतालों में इतना रश है कि आपसे संभाले नहीं संभलता। तो मुझे नहीं समझ आती किस तरह से, ऑब्वियसली अपनी ड्यूटी किस तरह से ये निभाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर, फ़िलहाल हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेंगे अब तो हम अगली खबर की तरफ आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको कहेंगे। अस्पताल डायरिया के मरीजों से भरने लगे हैं लू लगने से। अब ये लू क्या होता है ये हमने आगे चलकर डिस्कस करना है, क्योंकि आज हमें चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। मौसम के बारे में वो भी बताएंगे, मौसम की शिद्दत से कैसे महफूज रहना है वो भी हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, वो आपको बताएंगी। मशरूबात जो आजकल हम पी रहे हैं उनमें बेस्ट क्या है वो हम आगे चल के आपको गाइड करेंगे। लेकिन अस्पतालों में जो मरीज़ बढ़े हैं ये लम्हा फ़िक्रिया है। साफ़ पानी मेरे ख्याल से बट साहब सबसे बड़ी इस वक्त अल्लाह ताला की नेमत है जो कि आपके पास मौजूद है। जी बट साहब देखिए, ये बुनियादी तौर पर आप देखें कल 43 था, यानी कि कल कोई 2 बजे के करीब मुझे न्यूज़ रूम ने कहा जी हमें वेदर के ऊपर बीपर फटाफट दे, तो 43 था। आप ये देखें अभी जून जुलाई जो है वो आना है। मैं यकीन माने हमारी जो एंकर्स हैं, साथी एंकर्स, सीमल आउटडोर शो करती हैं, कुरातुल हाशमी आउटडोर शो करती हैं, वो बेचारी जितनी गर्मी से दुहाई दे रही हैं, मैं कहती हूँ हमारे रिपोर्टर्स
ये आउटडोर टीम, इनकी हिम्मत को सलाम करना चाहिए। यकीन बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। और देखिए वो जो हम पहले भी उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि हॉस्पिटल्स के अंदर डायरिया के मरीज ज़्यादा जा रहे हैं, साथ लू लगने, लेकिन लू वो डॉक्टर्स के साथ तो आप बात करें, अब जितने बाहर लोग जा रहे हैं अगर एक साथ रुमाल रख लें मोटर बाइक वाले, देखिए ज़्यादातर वो लोग बीमार हो रहे हैं कि जो गर्मी के अंदर काम कर रहे हैं और मोटर बाइक के ऊपर बगैर किसी हिफाजती, मैं उसको हिफाजती इकदाम नहीं कहूँगा, कि गर्मी के अंदर आप बाइक चला रहे हैं, देखिए तेज़ हवा, गर्म हवा आपके ऊपर डायरेक्टली हिट कर रही है आपको। जब वो हिट करेगी आप फ़ौरन जाके गर्मी से बचने के लिए आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो आपने बीमार होना ही होना है। फिर फ़ौरन जाके आप पानी भी उठा के ठंडा यख पानी आप जानते हैं, और यार ठंडा यख पानी दे गर्मी चो आया, बिल्कुल गला भी खराब होगा, गला भी आपका खराब होगा। फिर आप जिस गिलास में पी रहे हैं, आप सड़क पे खड़े होकर मशरूबात पी रहे हैं, उन्होंने वो उसी गंदे पानी के अंदर धो के आपको देना है, तो पेट की बीमारी तो लगेगी। इस हालात के अंदर आपको हॉस्पिटल जाने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा एहतियात कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हॉस्पिटल के अंदर जाने से आप बच जाएंगे। अब ये देखें, कल मैंने अजमत को कहा, अजमत ने बड़ी अच्छी स्टोरी भी दी कि देखें जना में 100, म्यो में 40 और सर्विसेज और गंगाराम के अंदर भी दर्जनों मरीज आए हैं। यानी कि वहाँ के फिगर्स तो नहीं आ सके, लेकिन लाजमी बात है कि ये फिगर जो है कहाँ पे क्रॉस कर गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर आपके हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लोगों को वहाँ पे रख के कुछ घंटे के लिए ट्रीट कर सकें। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको लोग जो है वो बाहर बेंचों के ऊपर, ज़मीन के ऊपर वहाँ पे पड़े नज़र आएंगे जिनको ड्रिप्स लगी हुई होंगी। वो लहदा बात है, हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता, लेकिन हम फुटेज फिर भी ले आते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो बजाय इसके क्या आप हॉस्पिटल के अंदर जाके अपना खून भी जलाएं, दूसरों का खून भी साड़ो, तो बेहतर रहेगा कि थोड़ी की एहतियात कर लें। तो मेरा ख्याल है कि आप हॉस्पिटल जाने से बचेंगे, और स्पेशली इसमें। और गर्मी की शिद्दत ने अभी बढ़ना है, ये बढ़ेगी। देखें जून जुलाई आएगा, कहाँ पे होगा आप खुद सोचें, टेम्परेचर कहाँ पे होगा। और महकमा मौसमियात वाले तो कह रहे हैं बारिश की। अच्छा, मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं लगती, आज वो मेट ऑफिस वाले आप आएंगे, आप ज़रा पूछिएगा तो सही। कल उन्होंने कहा जी बारिश होएगी रात में, होती नहीं। अच्छा जीजी नो कहने आप यकीन माने ऐसे प्रेडिक्शन पे ना लोग, हम जब टेम्परेचर बता रहे होते हैं, हमारा ये सेगमेंट है, लोग कह रहे होते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कहा था आज बारिश होनी है, मौसम अच्छा रहेगा। भाई मतलब ठीक है, हमारे पास जो प्रेडिक्शन आती है मेट ऑफिस से, हम वो आपके पास शेयर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया है तो बारिश होनी है, कुछ अल्लाह ताला का निज़ाम है। अच्छा मैं ऐसे यकीन करें, ये आप कह रहे हैं, मुझे आगे को कहे ना कि यारो आज रात बारिश होनी है, मैं किन्ने किया है, वो महकमा मौसम ने झूठ किया है, ऐसा उलट ले ला बारिश नहीं होनी। हाँ जिसी नो कहना बारिश नहीं होगी, समझ ला बारिश जरूर होगी, बारिश नहीं होगी तो आंधी जरूर आएगी, यानी हम उल्टा चले। यानी कि आप उनसे जरूर आज पूछिएगा कि ये माजरा क्या है। वो जो बादल आपको या वो जो आपको एक नजर आता है, नहीं मैं बल्कि उनका सिस्टम पूछूंगी कितना अपडेटेड है, ये मेरे ख्याल से व्हाट्सएप असल चीज ये है कि सिस्टम अपडेटेड कितना है हमारे पास, कि हम देखें पूरा पाकिस्तान जो है वो मेट ऑफिस के सर के ऊपर चलता है। किसी ने अगर ट्रैवल करना ना, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ आ गई। आप ये देखिए कि अगर आपको लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो वो ट्रैवल करने से पहले दूसरे शहर का टेम्परेचर और ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे बारिश होनी है या नहीं। ये चीज़ें आपने देखनी है। खैर, जहाँ पर हम ये चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ आपने इस गर्मी की शिद्दत में क्या करना है, साफ पानी और पानी की क्वांटिटी नॉर्मल दिनों से बढ़ा देनी है। ये दो चीज़ें आप रखेंगे तो इंशाल्लाह इन मसाइल से आप महफूज रहेंगे। अदर डॉक्टर तो ऐसे भी हो गए। हाँ ऐसा तो है वाकई। खैर, मेट्रो के खराब स्टेशन बहाल, एक्सीलेटर फौरी मुरम्मत करने की हिदायत। यानी हम ये समझ लें कि एक बार फिर से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद चीज़ें बनाई हैं, तो वो इसकी हालत दुरुस्त करने के लिए बट साहब, लेकिन आई मस्ट से मैंने मेट्रो पे बहुत ज़्यादा लोगों को सफ़र करते देखा है, बहुत लोगों का भला हुआ है। मेरे इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं जो कहते थे जी इतना किराया लगता था और मेट्रो की वजह से अब हमारा इतना किराया लग रहा है। देखिए सहूलत तो बहुत बड़ी है, आप यकीन करें, वाकई बहुत बड़ी सहूलत है। मैं जब शहर की तरफ रहता था तो आप यकीन करें मैंने मेट्रो का कार्ड बनाया, मैं पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर, तो मैं अपने घर से 10 मिनट पैदल चल के मेट्रो के स्टेशन तक आ जाता था, वो मुझे इसके बाहर उतार देती थी, वहाँ से मैं दूसरी मेट्रो बस के अंदर बैठ के जो है वो ऑफिस के बाहर। देखिए सहूलत है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन की सूरत में
शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ी सहूलत जो है वो दी, और आप ये देखें बाकी दीगर शहरों के अंदर भी ये है। वो लहदा बात है पिशावर वाली तक तो अल्लाह ही आला, अल्लाह ही पूछेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय। लेकिन सबसे बुरी जो चीज़ हुई वो ये हुई, देखें आपको शहबाज शरीफ साहब PTI वालों को पसंद नहीं है तो भाई ना पसंद हो, बात यह है कि अवाम का क्या कसूर है। मैं यही कहने लगी हूँ कि हमें भी किसी की पसंद नापसंद, बल्कि हर किसी की पसंद नापसंद होती है, हमें उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है। बात सिर्फ ये है अवाम के लिए काम कौन कर रहा है, अवाम की भलाई कौन कर रहा है। बिलाशुबा ये उन लोगों के लिए नेमत थी जो माजूर थे, बड़ी एज के लोग थे, उनको प्रॉब्लम थी और उनके लिए सहूलत थी कि वो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करके आराम से जाके बस में बैठ जाते थे, सहूलत थी। अब इतना पैसा हमारी जेबों से लगा, ये बंद पड़ा है भट्ट साहब, तो ये तो फिर नाइंसाफी है ना। देखे ना, आपने PTI सरकार ने उनका बदला जो है आवाम से लिया। आप पहले इस मंसूबे को चलाने नहीं चाह रहे थे, फिर आपने इस मंसूबे के अंदर से कीड़े निकाले, फिर आपने करप्शन के इल्जाम लगाए, फिर आपने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि इसके अंदर से हमें करप्शन नहीं मिली। अदालतों ने भी यही कहा जी कि करप्शन नहीं मिली। आपने मेट्रो स्टेशन के ऊपर जो सफाई सुथराई के इंतजामात थे, जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर्स थे, जितने भी एक्सीलेटर्स थे, आपने उसको बंद रखा। ठीक है, कितना वो अवाम का पैसा लगा, वो शहबाज शरीफ साहब की जेब में से नहीं गया था, वो ना इमरान खान साहब की जेब में से गया था, वो मेरे आपके और जो लोग उसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं उनकी जेबों में से गया था। आपने उनको बंद रखा, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान तो आप कौमी खजाने की बात करते हैं, आपने कौमी खजाने को तो खुद नुकसान पहुंचाया। अब इसकी सफाई सुथराई के ऊपर, इसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो पैसा लगेगा वो कहाँ से जाएगा? खासा पैसा लग जाएगा, वो कौमी खजाने से ही जाएगा ना। तो कौमी खजाने में पैसा कहाँ से आ रहा है? तुसी तो नहीं दे रहे हो भाईजान। खैर इन चीजों पे फॉलो अप की जरूरत होती है। अगर लेट्स सपोज अभी करवा भी दिया जाता है तो क्योंकि एक ये पब्लिक प्लेस है, रोजाना लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो रोजाना यहाँ पर सफाई भी होनी चाहिए। मैंने आपको वो वाकया नहीं सुनाया था आखिरी दफा, जो हमारे फाहद साहब हैं सोशल मीडिया बिल्कुल बिल्कुल आपने बताया कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी उठाया नहीं था, हलफ उठाया नहीं था, पता लगा था कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो उनके एरिया के अंदर जो मेट्रो स्टेशन है उसकी सफाई पहले ही होने लग पड़ी थी। हालांकि वो कहता है कि जब से PTI हुकूमत आई थी वो नहीं इसकी सफाई, तो इसकी वाकई हमें ज़रूरत भी है। देखें इतना बड़ा लाहौर शहर का जो सिटीज़न है, शहरी है, वो इस ट्रेन के ऊपर, इस मेट्रो बस के ऊपर सफ़र कर रहा है, तो उनको वो वाला सफ़र ना करने दें, इनको ये वाला लोगों को जितनी सहूलतें आप पहुंचा सकते हैं कम से कम वो आपको पहुंचानी चाहिए। सहूलत की जहां बात कर रहे हैं वहां पर एक और बड़ी ज़हमत जो है, गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज का रेट आइटम आयशा मुझे बता दें ताकि वो भी मैं शेयर कर दूँ, 385 है, लेकिन कल 400 रुपये किलो था मुर्गी का गोश्त। 385 सरकारी रेट है, लेकिन आप अपने इलाके में जहाँ जहाँ जाएंगे आप विजिट करके देख लें, 2-3 जगहों पर आपको डिफरेंट रेट मिलेंगे। बट साहब इसको सस्ता प्रोटीन कहें आप? देखिए सस्ता ही कहें, शुक्र करें आप 385 रुपये पे आ गया है जनाब। 550 रुपये से लेके 700 रुपये तक फरोख्त हुआ है, अल्लाह रहम करे। हाँ जी, लाहौर के अंदर जो है वो 500 रुपये का फरोख्त हुआ, लाहौर शहर से बाहर जो है वो 600-700 रुपये तक गया है ये चिकन। हालांकि कंपैरेटिवली मौसम जब गर्म होता है तो मेरे ख्याल से कीमत कम होने पे आ जाती है। मेरी गल सुनो, जो इमरान खान ने क्या है या कुकड़ियाँ पालो, तुम कुकड़ियाँ लेके सारे ने क्यों नहीं पालियाँ? अगर तुम पाल लेना चिकन ताड़े खाओ, अपने इंज करके जीवा करो और इंज करके गोश्त पका के खा लो। ले लेते आप लोग भी सारे, किसी ने नहीं लिया, उस बेचारे की बात ही नहीं आपने सुनी। वो अलहदा बात है कि वो चिकन बेचते, अवाम को वो कहता रहे कि वो चिकन बेचे, खुद वो जो है वो प्लॉट बेचते रहे, उनके साथ वाले हैं वो खुद ज़मीनें खरीद के इजाफा करते रहे। सानों ने चिकन तो ही लाता, चिकन लवो चिकन लवो चिकन लवो, वो अवाम ही चिकन बन गई। सर इसके ऊपर देखें 385 पे आ गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊं और थोड़ा सा नीचे जाएगा तो 365 तक चला जाएगा, इससे नीचे नहीं जाता। और जो आपने कहा ना घूम फिर के, सर 5 रुपये से 7 रुपये का डिफरेंस सिर्फ मिलता है। अगर इस दुकान पे 385 रुपये का मिल रहा है तो आप थोड़ा सा घूम फिर लेंगी तो 370 का या 375 का, इससे ज़्यादा। मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर कोई ये डिसाइड कर रहा है कि हम रेट लिस्ट हर रोज़ बताते हैं कि आज उन्होंने घर में अपने चिकन बनाना है, वो चिकन खरीदेगा, प्याज खरीदेगा, टमाटर खरीदेगा, जिसके रेट अभी चल रहे थे और अच्छे खासे ज़्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि बड़ी आप ऑलमोस्ट 2 महीनों के करीब आनी है, तो ये आपकी चीज़ें महंगी होनी है और अभी से बुनियाद उसकी बनाना शुरू कर दी गई है। तो एक ये चिकन का खाना जो है लोगों को कितना महंगा पड़ेगा, फिर उसके बाद आटे की कीमत में आपका इजाफा हो गया, आपका ऑयल की कीमत में इजाफा हो गया।
लोग जाएं तो कहाँ जाएं, मतलब हर रोज़ की ये महंगाई, कभी बिजली कभी पेट्रोल, मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल तो हम नाप तोल के कर सकते हैं। अब जो आपने खाना पीना है उसका इस्तेमाल आप कैसे नाप तोल के करेंगे? लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है कि गले घोंटने की बस बात रह गई अच्छा, है। इतना आप परेशान ना करें, आप गले घोटने तक ले गई हैं, माफी एक्चुअली ऐसे लोग कह रहे ना हैं करें ना, साहब। आप देखें ना, कोई थोड़ी सी ना थोड़ा सा रिलैक्स, आटा इतना महंगा है और कोई बात नहीं, हाँ छोड़े नहीं ना, कोई चिकन खाएगा, रोटी तो खानी है ना और भट्ट साहब। खानी है ना तो खा लीजिएगा ना, आप लोगों को मजीद परेशान आयशा कर कह दो। रही है 40 सेकंड है, मैं नहीं परेशान करी। अच्छा लेकिन मेरी बात सुने, जी। मैं अभी कह रहा हूँ बड़ी ईद आने में जो है ना वो 2-2.5 माह बाकी हैं, हाँ। तो फटाफट ये आलू प्याज टमाटर ये जल्दी से आप स्टोर कर ले, फिर ना कहिएगा बताया नहीं था, पहले कह रहा हूँ स्टोर कर ले। और चिकन ना खाया करें, चिकन खाने का फायदा नहीं, अब मच्छी खाया करो, मैं पहले भी कहा मच्छी बिल्कुल खाया आपके पास अच्छी ऑप्शन मौजूद है। थैंक यू सो मच भट्ट साहब। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। और अभी एक अपडेट है जी, कुछ तकर्रुर और तबादले हुए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अपडेट हमने आप तक पहुंचा दी। अब चूंकि हमने प्रोग्राम का आगाज़ ही किया था कि शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, लू से लोग मुतासर हो रहे हैं। हो क्या रहा है कि अब वो लोग, जो बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने दुकानों पर, अपने ऑफिसेज, अपने कारोबारी मराकज़ की तरफ जा रहे हैं। अब सुबह के टाइम गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि जितना मर्जी हम कहें कि माहिरीन आपको कह रहे हैं सर ढाँप लें या फिर आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, फिर भी लोग गर्मी की शिद्दत से मुतासर हो रहे हैं। पानी की कमी की शिकायत, डिहाइड्रेशन के मसाइल हो रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग डायरिया का शिकार होते चले जा रहे हैं। गर्मी आगे बढ़नी है, जून आएगा, जुलाई आएगा, गर्मी की शिद्दत आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा कहा जा रहा है। तो महकमा मौसमियात जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन की जाती हैं। तो मौसम के हवाले से जो प्रेडिक्शन है हमारा मेट ऑफिस किस तरह से करता है, क्या क्या आगे के मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन है, कैसा रहेगा जून का महीना, जुलाई का महीना, बारिशों के बारे में ख़ास तौर पे इतनी गर्मी में सभी लोग पूछते हैं कि बारिश कब होगी, बारिश कब होगी। और अगर कभी इम्कानात होते हैं हम बता भी दें, ना हो तो लोग हमें पूछते हैं ये क्या होता है। ये भी हम ज़रूर अपने आज के मेहमान से जानेंगे। और फिर सेकेंडली, गर्मी तो है लेकिन इसकी शिद्दत से आपने महफूज कैसे रहना है। ठंडी चीज़ें कहा जाता है कि गर्मी में आपने इस्तेमाल करनी है, वो ठंडी चीज़ें क्या हैं ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मोइना बेग साहिबा ने ज्वाइन किया है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इसके साथ साथ शाहिद अब्बास साहब डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैं। जी अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। सबसे पहले जी हम मौसम क्योंकि बार बार कह रहे हैं शदीद गर्म हो रहा है, शदीद गर्म हो रहा है, तो मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी इन दिनों में सर? देखिए, मई का महीना जो होता है हमेशा पाकिस्तान में जो होता है खुश्क तरीन भी होता है और गर्म तरीन भी होता है। हमारे पूरे रीजन में जो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर होते हैं वो मई के महीने में होते हैं। हालांकि जून में भी गर्मी की शिद्दत होती है, लेकिन उसमें मॉइस्चर का कंपोनेंट ऐड होने से वो थर्मामीटर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम आ जाता है। लेकिन मई में चूँकि ड्राइनेस होती है, ड्राई एयर जल्दी गर्म होती है, तो लिहाजा मई के टेम्परेचर जो होते हैं वो हमेशा हर साल हाईएस्ट मैक्सिमम मई के होते हैं। और उसमें ये होता है कि मई के महीने में अगर हमारे जो बारिशों का सिलसिला है उसमें अगर गैप आ जाए तो फिर ये एक्सट्रीम हीट वेव बन जाती है। अच्छा, तो इस दफ़ा भी ऐसे ही है कि पिछले कोई एक हफ्ते से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और अभी ये ट्रेंड जो है अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। कल भी हमारे अभी तक का मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक गया? लाहौर का तो 44 तक गया, लेकिन कल जो था साउदर्न पंजाब में डीजी खां में 48.5 था और साउदर्न पंजाब के टेम्परेचर 47 और प्लस और के हैं। बार को कहा जा रहा है शहर लाहौर में मैक्सिमम टेम्परेचर 47 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। जी नहीं, 47 तो नहीं, 45 तक होगा। अगले 2 दिन इंक्रीज आएगी 15 तारीख तक। 16 और 17 में थोड़ा सा डिप लगेगा, टेम्परेचर 44-45 की रेंज से 2-3 डिग्री कम होकर 41 की रेंज में आ जाएगा। और उसमें ये होगा कि एक ऊपर से हल्की सी वेव गुजरी, जैसे हल्की सी क्लाउडीनेस हो जाएगी और थोड़ी विंड चल जाएगी। मैं हीट वेव का वर्ड यूज किया जाता है, मुझे जरा इसको एक्सप्लेन कर दें, कब इसको कहा जाता है हीट वेव? मौसम की शिद्दत कहाँ तक पहुँचती है? देखिए, हीट वेव जो है उसमें ये होता है कि जब हमारे जो है हमारा जो थर्मोस्टेट है वो हमारे टेम्परेचर जो है बॉडी को वो 37 पे रखता है। अच्छा, जब वो हर इलाके के लिए, हर प्रोफेशन के लिए, हर एरिया के लिए हीट वेव का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। कराची में जब टेम्परेचर 40 पे जाता है तो उनके लिए हीट वेव बन जाती है, क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी भी कम है और कुछ उनकी ऐसी है। तो लाहौर में जब 45 से
क्रॉस करता है तो ये हीट वेव बन जाती है। और उसमें ये होता है कि फिर हमारी बॉडी को हमारा थर्मोस्टेट जो है उसको हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रखना, उसको अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर उसके हेल्थ के इशू आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं, और फिर जो है हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं फिर लोगों को एडवाइस करते हैं। ऐसा ही है, तो हेल्थ के इश्यूज तो आ रहे हैं। तो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है मोइना, उनसे जान लेते हैं। मौसम शदीद गर्म हो रहा है, हम कहते हैं ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, खाने में भी आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मतलब वो ठंडी चीज़ें क्या क्या रिकमेंडेड है जिनका आपने अच्छा, मैं थोड़ा सा ये क्लियर करती हूँ कि ठंडी तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो हमारे हीट वेव के इश्यूज आ रहे हैं ना, उसमें नंबर 1 इशू आ रहा है डिहाइड्रेशन का। बिल्कुल, कि सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, वो शुरू डिजीनेस से होता है, फिर आपको समझ नहीं आ रही, आपको फटीग है, एक्सट्रीम लेथार्जी है, कुछ लोग अनकॉन्शियस भी हो रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर हीट का मिल। तो यहाँ मल्टीपल तरह से गाइड करना शुरू करते हैं कि एक तो एक्सटर्नल केयर करें, अपना हेड कवर, डायरेक्ट एक्सपोजर ना करें, बाहर निकलने वाले बच्चों को पीक आवर्स में बाहर ना भेजें, और डिहाइड्रेशन से बचें। तो डिहाइड्रेशन के लिए जैसे आपने भी कहा कि योगर्ट वगैरह का भी इस्तेमाल कराते हैं, उसकी 3-4 वजह। एक तो ये कि बॉडी में पानी पूरा रहना चाहिए, वो जब तक सही होगा आपको ये सारे इफेक्ट्स नहीं आएंगे, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा गैस्ट्रो फैला हुआ है, लोग बीमार भी उतना ही हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे वायरसेस के लिए भी बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होता है फेवरेबल। तो नंबर 1 डिहाइड्रेशन है। फिर सेकेंडली ये कहते हैं कि आप फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, और वो भी उनमें से ऐसे चूज़ करें जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनमें वाटर कंटेंट हो। ठीक है, ठीक कि वो आप खा भी रहे हैं और वो आपको, और अभी हमारे पास तो वो कुदरत की इतनी बड़ी नेमत है, तरबूज है, क्यूकम्बर्स हैं वेजिटेबल्स में, इवन सारे फ्रूट्स ही ऐसे हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। और फिर जिस तरह योगर्ट और मिल्क वगैरह की बात है, वो भी एक तो वाटर कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, दूसरा वो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं। जैसा योगर्ट में प्री प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो जितना आपका इंटरनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उतना ही आप एक्सटर्नल चीज़ों से बच सकते हैं। तो अपना पहला गोल ये बनाना है, एक तो बैलेंस डाइट, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, और हाइड्रेशन अपनी प्रॉपर रखें। हाइड्रेशन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने हाइड्रेट अपनी बॉडी को रखना है, पानी की कमी नहीं होने देनी, गर्मी क्योंकि आगे बढ़नी है। बारिश के इम्कानात हैं ये इन दिनों में, मई के महीने में? मई के महीने में, पूरे महीने में जो आगे हमारे पास 2-3 हफ्ते हैं, तो इसमें कोई अच्छी बारिश के चांस नहीं है। उसमें थोड़ी सी ये हो सकता है कि आंधी चल जाए या किसी थोड़ी सी क्लाउडीनेस हो जाए, लेकिन बारिश का इतना नहीं है। और इससे ये होगा कि ये मई का महीना गर्म रहेगा। और हमारा ये है कि हमारी जो प्रेडिक्शन सिस्टम है उसमें हम जो पूरी रीजन की फोरकास्ट करते हैं फॉर मानसून के लिए, उसके लिए ये हमारे फेवरेबल होता है कि जितने मई के हाईएस्ट टेम्परेचर रीजन के ज़्यादा जाएंगे, उतनी मानसून की जो है सर्टेन एक तो टाइम पे होगी, और बारिशें भी जो होंगी वो अच्छी होंगी। अच्छा जी, हमारे यहाँ ये जो मौसम का मिजाज जांचने का तरीका होता है, मुझे ये बता दें क्या है, क्योंकि अक्सर हमें मेट ऑफिस से खबर आती है, हम शेयर करते हैं। अब जब सुबह हमें बता देती हूँ कि जी आज मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर इतना रहना है, बारिश भी हो सकती है, प्रेडिक्शन ये की जा रही है, बारिश होती नहीं, लोग कहते हैं जी आपने तो कहा था बारिश होगी, सोशल मीडिया पे हमें ये कमेंट्स। तो आज मैं चाहूंगी कि जांचने का जो मिजाज मौसम का तरीका है, मेट ऑफिस की असल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें, हमें भी पता चल जाएगा, हमारे नाजरीन को भी। देखिए, हम जो है कि हमारे पास अपना एक तो ऑब्जर्वेटरी का पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है। ठीक है। जो ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है, जैसे हम उसके सारे पैरामीटर जो रिकॉर्ड करते हैं और उसका ट्रेंड देखते हैं। उसके बाद ये है कि हमारे पास जो ग्लोबल जो है फोरकास्टिंग मॉडल है। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जो हमारा मेट ऑफिस होता है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ वो सारे पूरी वर्ल्ड के मेट को कोऑर्डिनेट करता है। फिर पूरे वर्ल्ड का जो डेटा होता है हम उसको डाउनलोड करते हैं और उसके पूरी वर्ल्ड के चार्ट बनते हैं। एक इलाके में फंसकर पाकिस्तान में हीट है, जैसे पहले सिंध में शुरू होता है, तो फिर हम पूरी ग्लोबल लेवल पे उसको देखते हैं कि ये हीट का जो वेव बनी है ये कहाँ से शुरू हुई है और किधर को ट्रेंड करेगा। और फिर हम उसकी जो है स्पीड और इंटेंसिटी को देखते हुए फोरकास्ट करते हैं कि इतने दिनों में ये ट्रेंड जो है पाकिस्तान में आ जाएगा और इतने दिन में ये पास करेगा और इसमें से हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ तक जाएंगे। इसी तरह क्लाउड का सिस्टम होता है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल बाउंड्री का तो बाउंड नहीं होता, पूरी ग्लोब में चलता है। इसी तरह हम जो हमारे बारिशों का सिलसिला है, 2 तरीके से होते हैं हमारे मोस्टली बारिशें। एक हमारा वेस्टर्न सिस्टम है जो हमारा अफ़गानिस्तान से और मेडिटेरियन सी से चलता है, तो हमें 7 दिन से 8 दिन पहले हम उसको फॉलो करते हैं पाकिस्तान आने से पहले। और जिस जिस इलाके से गुजर रहा था उसकी हम देखते हैं कि उसकी टोपोग्राफी कैसी है,
उसको नीचे से मॉइस्चर कंटेंट और क्या मिल रहा है और उसके रिजल्ट में वो कितनी बारिश उस इलाके में दे रहा है। फिर हम उसका असेस करते हैं कि हमारे इलाके पे जब आएगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसको ग्राउंड से इनपुट कितनी मिलेंगी, उसके रिजल्ट में किस इलाके में कितनी बारिश देगा। और दूसरा ये होता है जो मानसून का सिलसिला आता है वो हमारा जो होता है इंडिया की तरफ से आता है, वो हमारा बे ऑफ बंगाल में सिस्टम बनते हैं और या अरेबियन सी में बनते हैं, तो वो भी हमें उससे 7 से 8 दिन उसको लगते हैं हमारे पाकिस्तान पे पहुंचते। बाज़ दफ़ा वो इंडिया में ही ख़त्म हो जाता है, फिर हम उसका ट्रेंड देखते हैं कि वो साउदर्न पाकिस्तान सिंध को की तरफ मूव करेगा या हमारे जो ईस्टर्न रिवर हैं वो पंजाब में करेगा, और फिर उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, अगर उसकी फ्लड सिचुएशन बनती है तो वो ये पूरा जो इंटरनेशनल हमारा है ग्लोबल के पूरे डेटे को हम एनालाइज करते हैं और उसके तहत, और हमारे पास जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं मैं इसकी तरफ और आने वाली थी। मॉडल है टेक्नोलॉजी हर गुजरते दिन के साथ नहीं हो रही है, तो क्या हमारे पास वो तमाम जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है? जी देखें, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो 2 काम मेनली करता है। एक तो सबके जो डेटे को एक साथ चेक करता है और उसको मेंटेन करता है पूरी वर्ल्ड के साथ, अगर किसी 2 मुल्कों के इख्तलाफ भी है तब भी वो डेटा शेयर कराता है। और दूसरा ये करता है कि पूरी दुनिया के जितने मैट के एक्सपर्ट हैं उनकी ट्रेनिंग कराना वो सबको एक लेवल पे लगता है। हम मेरे समेत हमारे सब लोगों की बहुत सारी फॉरेन ट्रेनिंग हुई हैं जो WMO ने कराई हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें सारी ट्रेनिंग कराई। दूसरा ये कि जितने इंस्ट्रूमेंट हैं और मॉडर्न इक्विपमेंट है तो वो भी सबको सपोर्ट करता है और उनके सबका एक लेवल रखता है, ताकि वो जो है एक जो इलाके की फोरकास्ट है हमारे ख़ासतौर पे एविएशन के हवाले से अगर देखें तो हमारा जो एयरपोर्ट लाहौर पे बैठा हुआ है एक्सपर्ट है, तो वो पूरी दुनिया के एयरक्राफ्ट को डील कर रहा है और उनको फोरकास्ट है, तो उसका पाकिस्तान के लिए ही एक्सपर्ट होना ज़रूरी, पूरी दुनिया का लिए उसका एक्सपर्ट होना उनकी भी मजबूरी है। लिहाजा उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग दी जाती है और इसी तरह उनकी सर्विसेज जो है इंटरनेशनल लेवल पे चेक भी की जाती है और उनका फिर ISO सर्टिफिकेशन भी है और उनकी सारी जो है मॉनिटरिंग भी होती है, चेक भी होते हैं, ऑडिट भी होते हैं। सही, तो ये तरीक़ेकार है पूरा हमने अब आपके साथ शेयर इसलिए कर दिया है कि क्योंकि हम आपको यहाँ बैठे जो प्रेडिक्शन देते हैं वो जैसे ही हमें मेट ऑफिस से मिलते हैं तो मेट ऑफिस का मौसम की तमाम तर सूरत हाल जांचने का क्या तरीकाकार है वो हमने आपको बता दिया। अब जी गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, आपको नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इसके दरमियान पानी का कंटेंट जो है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं डिहाइड्रेट अपने आप को रखना है, पानी का इस्तेमाल कितना करना है ये हम आपको बताएंगे। हमारी मेहमान हमारे साथ मोइना मौजूद हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और अभी हम मौसम की भी बात कर रहे हैं। इस मौसम में आपने अपनी हेल्थ केयर कैसे करनी है ये भी बात करें, लेकिन बाहर के मौसम के हालात और लोग इस गर्मी को किस तरह से जो है महफूज रहने के लिए इससे इकदाम करें। फ़ाहद है बाहर, उनकी तरफ चलते हैं। जी फ़ाहद, बताएगा इस वक्त बाहर की क्या सूरत हाल है और लोग कैसे गर्मी से बचाव कर रहे हैं अपना? शहर में गर्म लू चलने से गर्मी का एहसास सुबह सवेरे ही जो है वो बढ़ने लगा है। आपको बताएं कि झुलसा देने वाली जो धूप है और गर्मी है उसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आज दर्जा हरारत है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि ये बहुत ज़्यादा है। शहरियों की अगर बात करें तो शहरी इस गर्मी से, इस धूप से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और उनकी कोशिश है कि वो किसी ठंडी जगहों पर रहें। ऐसे में आपको बताएं कि जो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी 156 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा जो हवा में नमी का तनासुब है वो 32% है। इसके अलावा जो हवा की रफ्तार है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, मगर उसमें यह है कि वो गर्म हवा होने के बायस वो लू है और जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस गर्मी में, इस शदीद गर्मी में जो शहरी हैं वो मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें गन्ने की रो है, शरबत है और दीगर जो ठंडी मशरूबात हैं, बोतल है, कोई भी इस तरह की जो ठंडी मशरूबात है जिससे उनको सुकून मिलता है उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि गन्ने का रो जो है, जूस है, वो इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया है, तो आप इसको किस तरह से कम करते हैं? भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर इस टाइम कह रहे हैं 38 है, तो इस वजह से रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सरदाई वगैरह पी रहे हैं और घर में दूध सोडा बना के बच्चों को लाजमी पिला रहे हैं ताकि उनके जो अंदर की गर्मी है ना वो ख़त्म हो सके। ये कुदरती गर्मी है, इसके साथ लड़ने के लिए ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है।
जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि जो गर्मी है वो कुदरत का एक निज़ाम है और इसके साथ लड़ने के लिए हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल इसके लिए आपको करना है जी। तो ये रिकमेंडेड है, लोग बता भी रहे हैं कि गर्मी से वो किस तरह से महफूज हो रहे हैं। मोइना की तरफ मैं आऊँगी। ठंडे मशरूबात का आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके साथ साथ खाने में आपने क्या लेना है? 3 टाइम मुझे बता दें आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए गर्मी में। डाइट तो ये होनी चाहिए कि आप अगर नॉर्मल बैलेंस डाइट लें ना अपनी, तो वो उसी तरह 3 या स्प्लिटेड 6 मील्स के 3 मेन मील्स और 3 स्मॉल स्नैक्स लेना शुरू कर दें। तो वो यही होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट आपका फुल फिलिंग, उसमें तीनों मैक्रोज हों। अगर आप ब्रेड एग्स लेना चाहते हैं, आप कोई पोरेज, कोई सीरियल लेना चाहते हैं, ओट मील्स लेना चाहते हैं थोड़े, क्योंकि ठंडी चीज़ों का दिल करता है, तो वो फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं। लंच थोड़ा लाइटर करें, उसमें आप कोई फ्रूट वेजिटेबल सैलड ले लें, कोई ग्रिल्ड चिकन इस फॉर्म में ले लें, फिर आप डिनर करें। इनके दरमियान में जो छोटे स्मॉल स्नैक्स हैं वो शेक्स, जूसेस, स्मूदीज़, योगर्ट बेस्ड फ्रूट को किसी तरह से इस तरह से लें जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ठीक है। और पानी तो आप मुसलसल अपने जिस तरह एज, हाइट, वेट के एवरेज बंदे 10 to 12 ग्लास। मैं यही पूछने वाली थी, एक ग्लास कितने ग्लास रिकमेंडेड है नॉर्मल? तो ये है कि 10 to 12 तो आपने लेने हैं, लेकिन एक बंदे को स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, आउटडोर में जा रहा है, आउटडोर एक्सपोजर ज्यादा है, वो पानी का इस्तेमाल ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा शाहिद साहब, ये कहिएगा, हम यहाँ पे अक्सर प्रेडिक्शन करते हैं कि आज बारिश होगी, बारिश होती नहीं है, या फिर हम कहते हैं आज मैक्सिमम टेम्परेचर इतना हाई जा सकता है, उससे थोड़ा सा कम ही रहता है। ये जो ऊपर नीचे बातें हो जाती हैं, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, बात तो हम बारिश की फोरकास्ट करते हैं और बारिश हो भी रही होती है और ज़मीन तक नहीं पहुंच रही होती। वो ऐसे ही होता है कि आपकी 15,000 या 18,000 फुट पे आपकी कंडेंसेशन से बारिश हो रही है, दरमियान में जो लेयर है 4-5 हज़ार फीट की, वो उसमें एयर इतनी ड्राई और वार्म है, वो सारे का सारा जो ऊपर से ड्रॉपलेट गिर रहे हैं उसमें के अंदर जो है अब मई के महीने में देखें कभी बारिश होती है तो बड़े बड़े कतरे आपको पड़ते नजर आते हैं ऐसे, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो ड्रॉप होगा वो तो ज़मीन तक पहुंचेगा, दूसरे जो है दरमियान में ही वो री एवेपोरेट हो जाते हैं और वो वहाँ तक नहीं पहुँचते। दूसरा ये होता है कि हमारे यहाँ जब हम बारिश रिपोर्ट करते हैं तो हमारे जहाँ पॉइंट रेनफॉल के रिकॉर्डिंग के हमारे 2 स्टेशन है लाहौर में, एक एयरपोर्ट पे है और एक जे रोड पे है। ठीक है। अगर वहाँ होगी बारिश तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, मॉडल टाउन में होती या कहीं और जगह पे होती तो हम उसको ऑफिशियली लाहौर की बारिश इसलिए नहीं दे सकते कि जब हम इंटरनेशनली रिपोर्ट करेंगे लाहौर में बारिश हुई तो फिर साथ देना पड़ेगा क्वांटिटी कहाँ हुई, तो क्वांटिटी तो हमने अपने स्टेशन की देनी है। तो अगर शादमान में बारिश नहीं होती, जे रोड पे हो रही है, तो हम उसको कहेंगे कि लाहौर में बारिश नहीं हुई टेक्निकली। और उसमें दूसरा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं कि एलिमेंट ऐसे होते हैं कि वो विंड चलने से थोड़ा सा एक जगह से ड्रिफ्ट कर जाता है। और दूसरा जो लाहौर जैसे बड़े शहर हैं इसको हम कहते हैं हीट आइलैंड। एक हमारा सिस्टम अगर शाहदरा की तरफ से हिटर होता है तो लाहौर का डायामीटर मोर देन 50 किलोमीटर है, यहाँ से नीचे से इतनी हीट और पोल्यूशन ऐड हो रही होती वो पूरे सिस्टम को मॉडिफाई कर देता है और आपको मार रोड तक या आगे कचहरी तक तो बारिश मिलती है, आगे वो सिस्टम जो डिसिपेट हो जाता है। तो इससे ये जो बड़े शहरों के साथ ये भी है, उसमें यह है कि रिकमेंडेड जो है इंटरनेशनली कि इतने शहर में 20 से 25 ऑब्जर्वेटरी होनी चाहिए ताकि वो सारे की चीज़ों को जो आपके शहर को अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सके। सही। अच्छा, कुछ डिफरेंस हम देखते हैं, ये जो दरमियान वाला टाइम होता है जिसको हम दोपहर का टाइम कहते हैं, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। रात को अगर मौसम गर्मी होता है कंपैरेटिवली आपको इतनी शिद्दत महसूस नहीं होती है। ऑब्वियसली कि कुदरत का निज़ाम भी है, लेकिन ये टेम्परेचर का क्या इसकी मैनेजमेंट रहती है, ये भी कुछ समझा दीजिए। डे टाइम जो होता है टेम्परेचर, उसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक तो टेम्परेचर वो जो आप थर्मामीटर पे रीड कर रहे हैं जितनी हीट है। आपको ये बताएं कि जो हमारा टेम्परेचर पढ़ने का तरीका इंटरनेशनली वो हम सरफेस का टेम्परेचर नहीं पढ़ते। सही। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो 4.5 फुट की हाइट में वुडन बॉक्स में जिसके अंदर एयर पास करती है और इतना उसकी एहतियात की जाती है कि उसका जो ओपनिंग होती है जो हर आध घंटे बाद हमारे ऑब्जर्वर ने थर्मामीटर को पढ़ना होता है वो टूवर्ड नॉर्थ होता है ताकि यहाँ से सनलाइट उस पर ना पड़े ऑब्जर्वेशन के। वो 4.5 फुट की 5 फुट की हाइट पे साए के अंदर एयर टेम्परेचर होता है, सरफेस का टेम्परेचर। अगर वही थर्मामीटर आप सरफेस पे रखेंगे तो हो सकता है 45 की जगह 50 हो, अगर आप ट्रैफिक वाली जगह पे चौक में ले जाए तो 60 हो। और इसलिए क्यों किया जाता है कि पूरी वर्ल्ड में एक चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि अगर सरफेस में अगर ग्रासी है तो और इम्पैक्ट होगा, अगर बैरन है तो और होगा, अगर नीचे स्नोफॉल। तो इस चीज़ के लोकल इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक्चुअली ये एयर टेम्परेचर होता है जो 4.5 फुट की हाइट में और इन द शेडो में होता है।
अब दोपहर के वक्त हमें महसूस होने के 2 वजह, एक तो डायरेक्ट सनलाइट हमारे ऊपर पड़ रही होती है, एक टेम्परेचर, वो सनलाइट हमारी बॉडी में जब ऑब्जॉर्व होती है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है बजाय एयर टेम्परेचर के। नाइट में ये होता है कि सन रेडिएशन डायरेक्ट नहीं पड़ रही होती, और दूसरा ये होता है डे टाइम टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है और हमें सुबह 10 बजे से और ज़्यादा फील रात को कम हो रहा है। आप एक जो है हमारा पोल्यूशन का फैक्टर जो है, मैं इस तरफ आने वाली थी, क्या पोल्यूशन भी गर्मी की शिद्दत बढ़ाती है? जैसे ही पोल्यूशन देखें, गर्मी में पोल्यूशन का क्या होता है, एक तो ये जो हमारे डस्ट पार्टिकल हैं उसमें से मॉइस्चर कम होता है और वो लाइटर हो जाते हैं। दूसरा एयर जो है वो हीट अप होके अपलिफ्ट करती है, गाड़ियों से इतना धुआं निकलता है ऑब्वियसली वो भी। अच्छा, वो जो एयर अपलिफ्ट करती है अपने साथ धुआं, डस्ट और सारे केमिकल को ऊपर ले जाती है। सर्दियों में अगर वही पोल्यूशन की लेयर अगर हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर की हाइट तक होती, आज कल वो 5 किलोमीटर तक चली जाती, इसलिए सर्दियों में जो होती है वो ज़्यादा थिक स्मोक की तरह नजर है। अब चूँकि वर्टिकल हाइट उसकी बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इफेक्ट ज़्यादा होता है। यही पार्टिकल रात को जब ज़मीन को ठंडा होना होता है टेम्परेचर, तो ये उसको ट्रैप करते रात को, फिर उसको इस पोल्यूशन की वजह से टेम्परेचर फॉल नहीं कर पाते, रात भी गर्म रहती है। सही, तो ये रीज़न है जी। अच्छा जी, खाली पेट हमने अक्सर सुना है कि आप पानी या किसी मशरूब का इस्तेमाल करें तो वो ठंडक का एहसास रहता है, तेज़ाबियत का इशू जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये क्या मिथ है कि वाकई ऐसा है? नहीं, खाली पेट ये है कि जिस तरह अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं, अगर कोई फ्लूइड ले लेते हैं, कोई जिस तरह फाइबर जो आप पानी में लोग चिया सीड्स या इस तरह डाल के लेते हैं, तो उसका इफेक्ट अच्छा होता है, कूलिंग इफेक्ट भी होता है, और वो एक दफ़ा ज़रा आपकी गट क्लैरिटी के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि जब आपकी मतलब गट में उतना पानी नहीं है और आप फूड खा लेते हैं, तो वो अंदर जो फर्मेंटेशन होती है ना, उससे आपको नौजिया, दिल घबरा रहा है, गर्मियों में बड़ा कॉमन होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, नॉर्मली क्या लोग करते हैं, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इतना चिल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मैं इस प्रैक्टिस को नहीं फॉलो करती हूँ, लेकिन ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नुकसानदेह है, पी सकते हैं आप, गला तो ख़राब होता ही होता है। इसके ये है, इस तरह के इश्यूज होते हैं उसके कि गला ख़राब हो सकता है। फिर अगर आपने उसके साथ कोई फ्राइड चीज़ खाई हुई है तो वो इतना हेल्दी और इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट टेम्परेचर का नहीं होता। लेकिन आपको ये देख के कि अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो आपको कोई इफेक्ट ना डाले, आपको वही लेना चाहिए। और उस तरह उनमें कूलिंग इफेक्ट डालने के लिए बहुत सारे तरीके, आप डिटॉक्स वाटर्स बनाते हैं, फ्रूट स्मूदीज़ बना लेते हैं, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट आपको नेचुरली डाल रही है। हाँ जी, तो आपके पास ये कुदरती चीज़ें मौजूद हैं जिससे आप शिद्दत पे काबू पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मोइना आपका, और शाहिद साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन, और हमने बात कर ली गर्मी की शिद्दत कितनी रहेगी वो भी आपको बता दिया, गर्मी से आपने अपने आप को कैसे महफूज रखना है, खाना पीना आपका क्या होना चाहिए वो भी आपको बता दिया। डायरेक्ट गर्मी आपके मुंह को मुतासर करती है, एक्सपोजर जिन लोगों का बाहर होता है, स्कूल कॉलेजेस भी लोग जा रहे हैं, बाइक पे जो लोग जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो लड़कियाँ जा रही हैं, उनको हमने बताना है कि घर में कौन सा ऐसा हर्बल मास्क है जो बना के अपनी स्किन को आप सूदिंग इफेक्ट दे सकते हैं और इस शदीद गर्मी में ठंडक का एहसास दिलवा सकते हैं। कुछ क्योंकि बार बार सब लोग कहते हैं कि जी कुछ नेचुरल होना चाहिए, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें होनी चाहिए, तो हमने सोचा जी आज अपने मेहमान को मदऊ करें और आपको हम जी बताएं, हेल्प आउट करें कि आपको गर्मी में किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना है। डॉक्टर फैसल हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। गर्मी में आपने स्किन को महफूज रखना है, अच्छी डाइट से तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, लेकिन वो लोग लड़कियाँ खास तौर पे यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, हम चाहते हैं आप कोई अच्छा सा मास्क बता दें जिससे सूदिंग इफेक्ट रहे, स्किन अच्छी रहे। आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जी, ठीक है ना, बहुत इजी है, घर में आप बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जी जी। तो उसमें आपको मैं बताता हूँ कि एक चीज़ जो हर घर में मौजूद होता है वो आलू, ठीक है। और आलू जो सा ये बेहतरीन है आपकी टैनिंग को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, मतलब इससे बेहतर चीज़ इंस्टेंट टैनिंग ख़त्म करने को कुछ भी नहीं। सही। और इसका तरीका ये होता है कि यानी क्रीमें जो लोग लगाते हैं उनसे जान छूट जाएगी। देखिए, जो डेली बेसिस की ट्रेनिंग है ना, कि आप सुबह गए कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने काम पे गए, शाम को वापस आए, आपने ये आलू का काम कर लिया, आलू से स्किन को रब कर लिया, तो आपकी उस दिन की ट्रेनिंग खत्म हो गई। जो पक्की ट्रेनिंग हुई हुई है उसके लिए फिर और चीज़ें वो मैं आपको ठीक है। अब किस तरह इस्तेमाल करना है ये हमें तरीका ये है कि आपने ये आलू काट लिया और इसको आपने प्रिक कर लिया इस तरह से, कांटे से, छुरी से, किसी भी चीज़ से, जी, ठीक है।
तो आप देखें कि इसका हल्का हल्का अच्छा, सा, मुझे लग रहा था ये बॉईल किया गया है, तो ये नहीं बॉईल कच्चा नहीं, रॉ कच्चा आलू है, रॉ ठीक है। पोटैटो है। और इसको आप इसको रफली प्रिक कर लें किसी भी चीज़ से, तो आप देखें कि इसका ये रस निकलना शुरू हो ठीक गया। है, अब इसको क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, आपने अपनी स्किन पे जहाँ भी लगाना है इसको आपने रब करके ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है। 4-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद सादे पानी से धो लीजिए। ठीक है, इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव करना है तो इसी के ऊपर हम कॉर्न फ्लावर जो होता है हर घर में तकरीबन होता है, ठीक है, आप इसको इसके ऊपर छिड़क लीजिए ऐसे, और इसको लगाते जाइए, दबा दबा के इस तरह करके लगाते जाएंगे आप, तो उसका रस के साथ ये आपकी स्किन पे देखिए ये ठहरता जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब ये ठहर जाएगा तो आपने इसको भी तकरीबन 20-25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर आप अपना चेहरा वॉश करके कोई सा भी टोनर जो भी आपके पास है, अगर टोनर नहीं है तो अर्क गुलाब लगा के आप उसको छोड़ दें। ठीक है। तो ये विद इन 20 मिनट्स 30 मिनट्स आपकी स्किन की जो इंस्टेंट टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और ये हर घर में मौजूद होती है। हर घर में मौजूद होता है। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि ग्रीन टी हर घर में मौजूद होती है तकरीबन। जी बिल्कुल। ग्रीन टी और साथ ले लीजिए कैमोमाइल के फ्लावर्स मिलते हैं जिसको गुले बाबूना कहते हैं। ठीक है, बड़े आराम से पंसार स्टोर पे बड़ी सस्ते दामों मिल जाते हैं। ठीक है, इनका कहवा बना के रखिए, ठीक है, और इनके कहवे में हमने एक मास्क बनाना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। जी उसमें हमने डालना है थोड़ा सा, कोई सी भी मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, ग्रीन क्ले ले लीजिए, कोई सी भी हमने मिट्टी लेनी है। ठीक है, इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच ये डाला, थोड़ा सा हमने नीम का पाउडर डाला, और इसमें भी हम थोड़ा सा डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अच्छा, बेहतर तो ये है कि बाबूना का और ग्रीन टी का आप कहवा बना के रखें, उससे इसका पेस्ट बनाएं। ठीक है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि नहीं है उस वक्त अवेलेबल, तो आपके पास अर्क गुलाब होगा, अर्क गुलाब, अर्क गुलाब उसमें डाल के, या अर्क बादियान जिसको सौंफ का अर्क कहते हैं, ठीक है, वो बना के इसका ये पेस्ट बना लीजिए। इसको 2-4 मिनट छोड़ दीजिए ताकि ये फूल जाए। ठीक है। जब ये फूल जाएगा तो उसमें आप देखें कि ये दोबारा से सख्त हो जाता है, तो उसमें आपने फिर से सारा अर्क गुलाब डाल के ठीक है। ये पेस्ट बना लिया, और इसको अपने फेस पे, गर्दन पे और हाथों पे भी लगा ली। ठीक है, ख़ास तौर से जो जो हिस्सा आपका एक्सपोज्ड है, ठीक है, उसके ऊपर लगा के आपने उसको छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद रूम टेम्परेचर पे आपने इसको खुश करना है। बहुत सूदिंग, ये कैमोमाइल जो सा है ये तो स्किन की सूदिंग के लिए, स्किन की रेडनेस के लिए, इरिटेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। मतलब जिन लोगों को सनबर्न हो जाता है, पैचेस ब्लैक पड़ जाते हैं, छाइयों की सूरत वो में जलने के बाद जो सा ब्लैक साइड पे चला जाता है, तो उसके लिए भी ये कैमोमाइल जो सा ये बेहतरीन चीज़ है। आप इसके पैचेस के ऊपर ये लगा के कहवा छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप इसको धो लीजिए। ठीक है। अच्छा जी, हमने अपनी स्किन केयर करनी कैसे है? ये तो हमने मास्क का आपने बता दिया। दिन भर घर में भी जो लोग काम कर रहे हैं चूल्हे के आगे, मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारी ख़वातीन जो है वो घर में काम करती हैं, उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो कैसे आपने दिन भर गर्मी से बचने के लिए स्किन केयर करनी? अच्छा देखिए, बेहतर तो ये होता है कि आप सन ब्लॉक लगाइए अगर आपने किचन में भी जाना है गर्मियों में, क्योंकि वो हीट या इवन ये हमारी लाइट्स जो हैं, इन सब की हीट जो उनसे वो स्किन को डैमेज कर रही होती है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अच्छा सन ब्लॉक 50+ का, वो लगा के रखें, और हर 2 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई कर लें। अदरवाइज़ ये है कि जिन लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है या गांव में रहते हैं, वहाँ पे नहीं मिल सकता उनको, तो उनके लिए एलोवेरा जेल या एलोवेरा का पौधा ले लीजिए। एलोवेरा जेल के अंदर आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया, 1 चम्मच आपने उसमें अर्क गुलाब मिलाया, इसको मिक्स करके ये चेहरे पे लगा लें, तो ये आपका नेचुरल सनस्क्रीन बन जाता है। ज़बरदस्त। दोबारा से हम बता दें कि अगर सन ब्लॉक नहीं है, ऑल्टरनेट के तौर पर आपने एलोवेरा जेल, लेकिन नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल हो, जब आप घर में पौधा लगाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मिल भी सकता है। एलोवेरा जेल में हमने क्या मिक्स करना है? अर्क गुलाब मिक्स करके असल में हमने स्किन को लाइट से या उससे सन डैमेज से एक लेयर देनी है। तो एलोवेरा जेल जो उनसे वो आपकी वो बैरियर बना देती है जो आपको पेनिट्रेट नहीं होती है। एलोवेरा जेल मैंने बहुत लोगों से इस्तेमाल सुना है, इसकी अफादियत क्या है? मतलब आपकी स्किन टोन के लिए या फिर गर्मी की शिद्दत को क्या मतलब? एलोवेरा जेल जो उनसे सच मल्टीपर्पज़ है। ठीक है। आपको स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता सादी स्किन केयर से लेके एक्जिमा सोरासिस तक, एलोवेरा जेल जो उनसे वो आपको काम करती है। कुदरती चीज़ें हैं ना, तो देखें इनके कितने फायदे हैं। इसमें जो उनसे फ्लेवोनाइड्स हैं, इसमें जो उनसे एंजाइम्स हैं, वो आपकी स्किन को रिजुविनेट करती हैं, रिन्यू करती हैं। तो जब आपके सेल्स रिन्यू होते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपकी स्किन फ्रेश होना शुरू हो जाती है। सही, बहुत अच्छी चीज़ है ये। पिंपल्स जिन लोगों के लिए इस मास्क का, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो ये नीम का पाउडर, ठीक है, और एलोवेरा जेल,
ठीक ये है। 2 चीज़ें मिक्स करके लगा लें जहाँ पे एक्नी है। ठीक है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये चीज़ें नहीं है तो टूथपेस्ट हर घर में होता है, टूथपेस्ट उस एक्नी पे लगा लें तो वो एक्नी जो उनसी आपकी वो दब हर जाती किस्म है। के टूथपेस्ट लगा सकते हैं। कोई भी टूथपेस्ट, क्योंकि वह अमूमन एंटीबैक्टीरियल होते हैं, उसमें कैल्शियम भी होता है, एंटीबैक्टीरियल चीज़ें भी होती हैं, एंटी फंगल भी होती हैं, तो कोई सा भी टूथपेस्ट जो उनसे वो काम कर जाता है। सही। अच्छा जी, मुंह धोने का प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, मुझे प्लीज़ वो भी बताइए। अच्छा, मुंह धोने का प्रॉपर तरीका ये है कि आपने कोई भी अच्छा फेस वॉश लेना और चेहरे को पहले हल्का सा आपने गीला करना है। उसके बाद थोड़ा सा फेस वॉश लेके आपने सर्कुलर मोशन में आपने रब करना है, उसको हार्शली रब नहीं कुछ करना। लोग तो बहुत ज़ोर ज़ोर से मुंह धोने के नहीं आदी होते करना। हैं। और उसके बाद आपने उसको टैप ड्राई करना है, टॉवल से आपने रगड़ना नहीं है, टिश्यू से आपने रगड़ना नहीं है। आपने उसको दबा दबा के टैप ड्राई करें। जिस वक्त आपकी थोड़ी सी नमी रह जाए तो उस टाइम पे आपने अपने फेस के ऊपर कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना। सही। अच्छा, ये याद रखिए कि मॉइस्चराइज़र चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत रहती है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पोटैटो का आपने बताया है कि इस्तेमाल करना है, इसको कितनी देर के लिए आपने स्किन पर रब करना है और रब करके इसको छोड़ना कितनी देर के लिए? 1 से 2 मिनट आप इसको रब कीजिए। ठीक है। और उसके बाद 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके साथ ही फिर 15-20 मिनट के बाद आप चाहें तो सादे पानी से या अर्के गुलाब से आप इसको साफ़ कर लें। अर्के गुलाब से इसको साफ़ कर लें। अच्छा जी, हमने बहुत सारे लोगों को, अक्सर मैं घर में प्रैक्टिस देखती हूँ, टमाटर के पेस्ट बना के मुंह पे लगाए जा रहे हैं या फिर कुकम्बर खीरे को काट के आंखों पे रखा जा रहा है। कितनी इफेक्टिव होती हैं ये? बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि टमाटर में भी इतने अच्छे एंजाइम्स हैं। अगर टमाटर को शहद के साथ लगाया जाए तो उसकी एफिकेसी मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो सा होता है एसिडिक होता है टमाटो जो सा है, तो कुछ स्किन्स को डायरेक्ट सूट नहीं करता। तो अगर उसके ऊपर शहद थोड़ा सा लगा के और फिर टमाटर लगाया जाए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा सूदिंग हो जाता है। इसी तरह से दूसरी चीज़ आपने कौन सी पूछी? मैंने आपसे पूछा टमाटर के साथ खीरे का इस्तेमाल भी खीरे का लोग करते हैं। अच्छा, खीरा जो उनसे एक्सट्रीमली सूदिंग है, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, जो डबल स्किन टोन है उसको भी ख़त्म करता है, और आपके जो उनसे हल्के पड़ जाते हैं ब्लैक जो सर्कल्स हैं उनको भी ये रिलीफ करने में काफ़ी मददगार होता है। ठीक है, तो ये घर आपके पास ऑलमोस्ट हर घर में चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा जी, चीनी और शहद का इस्तेमाल भी कुछ प्रोडक्ट्स में लोग करते हैं अपने फेस के लिए, जो घर में आप होम रेमेडी बनाते हैं। मुझे ये बताइएगा किस तरह से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? चीनी जो उनसी है वो सच ग्लाइकोलिक एसिड है जी, ठीक है, तो आप उसका चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने फेस पे लगाना है तो आपने उसको अच्छी तरह बारीक पीस के और कपड़े में छान के इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो फिर आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। अगर आपने बॉडी पे या पाँव पे शुगर स्क्रब इस्तेमाल करना है तो वो फिर आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें बेहतर ये होता है कि शुगर में आपने अर्के बादियान या अर्के गुलाब कोई भी चीज़ डाल लिया, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसमें आलमंड ऑयल डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, उसको मिक्स करें, उसका स्क्रब बनाएं और वो करके आप स्क्रब करके 2 से 3 मिनट के बाद चेहरा धो। ठीक है, तो ये आपकी स्किन केयर है। इस मास्क का इस्तेमाल दिन में आप कितनी दफ़ा करते हैं? हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। ठीक है। और वो आलू का और वो जो कैमोमाइल टी का है वो आप डेली इस्तेमाल डेली कर सकते हैं। एलोवेरा जेल अगर आपने फेस पे लगा के रखी है, कितनी देर के लिए लगा के रखनी है? अच्छा, वॉश कितनी कैसे? एलोवेरा जेल अगर आपने लगाई हुई और आप किचन में काम कर रही हैं ख़वातीन, तो वो उस वक्त तक लगाए रखें जिस वक्त तक वो चूल्हे के आगे हैं या सन के अगर उन्होंने फेस करना है तो, चाहे वो आधा घंटा हो चाहे घंटा हो, उसकी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, उसका फ़ायदा ही होगा। नहीं है। उसके बाद जब आप फारिग हो जाएं अपने किचन के कामों से तो आप चेहरा धो के उसको मॉइस्चराइज़ कर लीजिए। चलें जी, ये प्रॉपर तरीक़ेकार है और इस तरह से आप गर्मियों में अपनी स्किन की हिफाजत कर सकते हैं। आलू हर घर में मौजूद है, किस तरह से ये आलू आपकी स्किन को महफूज रख सकता है हमने ये भी आपको बता दिया। चीज़ें एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें ताकि जिनकी मिस हो गया है वो लिख लें। प्लीज़ आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें, मैंने दोबारा से इसलिए कहा है, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिस हो जाए। क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, जो ये पैक बनाना है हमने इसमें कोई सी भी मिट्टी ली है, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए या ग्रीन क्ले ले लीजिए एनी, उसमें हमने डालना है कॉर्नफ्लावर और नीम का पाउडर। ठीक है, नीम एक का एक टीस्पून आपने सारी चीज़ें ले ली। उसमें अर्के गुलाब हमने इतना डालना है कि वो पेस्ट की शक्ल बन जाए। पेस्ट आपको हर घर में बना हाँ, पेस्ट की शक्ल बन जाए। जब वो पेस्ट की शक्ल बन जाएगा तो आपने 15-20 मिनट उसको लगा के छोड़ देना है, फिर चेहरा धो लेना। ठीक है। ये जो उनसे हमने कहवा बताया था, इसमें हमने ग्रीन टी लेनी है और बाबूना यानी कैमोमाइल के फ्लावर्स लेने, ठीक है, गुले बाबूना। इसका कहवा बना के छान के रख लीजिए और स्किन के ऊपर आप जब मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो ये वाला फेस पैक भी आप
इसी में बना सकते इसी में बना लें। हैं। तीसरी चीज़ हमने बताई थी आलू के साथ, आलू को काट के प्रिक करके आप डायरेक्ट इसका जूस भी लगा सकते हैं। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा टैनिंग है और ब्लेंड भी जलन कर है, लेते हैं लोग इसको। इसका रब करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो ज़रा आपकी स्क्रबिंग भी हो जाती है और वो पेनिट्रेट भी अच्छा हो जाता है। ओके, ठीक हो गया। तो आपने आलू के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा आपके रैशेस से हो गए तो फिर आपने कॉर्नफ्लावर उस पर डाल के वो स्किन पे लगा के आपने 10-15 मिनट छोड़ देना है और उसके बाद आप चाहें तो चेहरा धो के। चलें जी, ये हमने डॉक्टर फैसल को क्योंकि बार बार मधु करना है और आपको स्क्रब बनाने का तरीक़ेकार भी बताना है, पिंपल्स जिन लोगों के हैं उनके लिए क्या चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, तो इंशाल्लाह ये आगे सिलसिला हम जारी रखेंगे। आपने इस सेगमेंट का हमें स्पेशली फीडबैक ज़रूर देना है। आपने ये मास्क बना कर बताना है कितना इफेक्टिव रहा, तो फिर इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब से फिर कुछ नई नई चीज़ें पूछा करेंगे आप ही लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे शो में। और सब्जियों की कीमतें हमने जाननी है, रेट लिस्ट क्योंकि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमारे रिपोर्टर कलीम बार मौजूद हैं। कलीम, बताइए आज के रेट। सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव बरकरार है। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी कीमत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतें मुस्तकम हैं। आज के रोज़ की अगर बात करें कि सब्जियां किस कीमत पर फ़रोख्त हो रही हैं मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर जो आलू कच्चा नया है सरकारी रेट 20 रुपये किलो है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 25 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद जो प्याज है दर्जा अव्वल, उसका सरकारी रेट जो है वो 52 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 60 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि टमाटर जो दर्जा अव्वल है वो 62 रुपये में जो है फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 70 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर लहसुन चाइना की बात करें, इसकी कीमत ज़्यादा है, जो कि सरकारी रेट 300 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 320 से 330 तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद अगर खीरे की बात करें तो वो फार्मी जो खीरा है उसकी कीमत सरकारी रेट 40 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद मेथी की अगर बात कर लें तो उसका सरकारी रेट 80 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 90। कलीम हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।